मतलब एक कर सकते हो, एक है वास्तविक कारण और एक दूसरा है उसके द्वारा गढ़ा गया मुहावरा या उसके द्वारा गढ़ा गया काल्पनिक कारण। तो जहाँ तक वास्तविक कारण का सवाल है तो मैं वास्तविक कारण के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि द रियल कॉज लाइज इन द फैक्ट। जो वास्तविक कारण है वो वास्तविक कारण यह है उसका, यहूदी बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, वो बहुत ही सफल व्यवसायी थे। वो जिन क्षेत्रों में जाते थे वहाँ के पूंजीपतियों को वह कहीं न कहीं व्यापार में हटा देते थे। क्योंकि वो बड़े सक्सेसफुल व्यापारी होते थे, उन्होंने बिज़नेस के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की हुई होती थी। तो इस बात से अब वहाँ के जो जर्मन पूंजीपति वर्ग हैं, वो उनसे ईर्ष्या रखते थे और कहीं न कहीं हिटलर जर्मन पूंजीपति वर्ग के हित में यहूदियों का रास्ता साफ किया, ताकि अगर यहूदी प्रतिद्वंदी हट जाएँगे, तो जर्मन पूंजीपति वर्ग की प्रगति होगी। वास्तविक कारण। लेकिन उसने क्या मुहावरे गढ़े? पीठ में छुरा भोंक दिया, स्टैब इन द बैक। उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मन सरकार इसलिए हार गई क्योंकि यहूदियों ने जर्मन सरकार की पीठ में छुरा भोंक दिया। मतलब उसने जर्मन सरकार का साथ नहीं दिया, उसने बल्कि उसको जितना देना चाहिए था वैसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा उसने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि यहूदी एक इंफीरियर रेस है, उनके साथ जर्मन लोगों का अगर संबंध होता है, वैवाहिक संबंध होता है, तो जो बच्चे होंगे वो अपना आर्यन, क्योंकि वो जर्मन्स को कहता था विशुद्ध आर्य हैं, वो विशुद्ध आर्य और विशुद्ध ही नस्ल है। अगर उसमें यहूदी नस्ल मिल गए तो फिर जर्मन नस्ल बर्बाद होगी। तो जानबूझ के उसने नस्लवाद को भड़काया। तो यहूदियों का, साम्यवादियों को तो उसने कम्युनिस्टों का निशाना बनाया। वैसे भी जर्मनी में जो कम्युनिस्ट हैं वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते थे और जर्मन पूंजीपति वर्ग और जुल्म कर ये दोनों को आश्वासन दे रहा था। तो चलो उसके विरुद्ध उसने इस प्रकार की चीजें भड़काई। और फिर उसने साम्यवादियों और जेसुइट, जेसुइट का मतलब जानते हो, जेसुइटी का मतलब होता है जिसको आप रोमन कैथोलिक कहते हो, दैट इज कॉल्ड जेसुइट। तो उसने जेसुइट के अगेंस्ट में भी एक तरह से घूमना था। उसने एक तरह से यह दिखाने का प्रयास किया जो जेसुइट हैं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट रीजन था ना जर्मनी, तो जेसुइट के प्रति भी लोगों को अच्छा सा भान नहीं था, तो वहाँ पर उनके विरुद्ध घृणा फैलाया। तो इसने जानबूझकर अपना दुष्प्रचार उनके अगेंस्ट में किया। अब यहाँ पे उसने जर्मनी के सही वर्गों को उसने कुछ आश्वासन। अब मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता, जैसे मैं का एग्जाम्पल कर रहा हूँ। जर्मन राजनीति में जर्मन राजनीति में राजनीति में जर्मन राजनीति में जर्मन राजनीति में हिटलर की सफलता, जर्मन राजनीति में हिटलर की सफलता के कारण, जर्मन राजनीति में हिटलर की सफलता के कारण, राजनीति में हिटलर की सफलता के कारण के आहत राष्ट्रवाद, आहत राष्ट्रवाद को अपील कर, आहत राष्ट्रवाद को अपील कर लोगों के मन में उग्र राष्ट्रवाद, लोगों में उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देना, लोगों में उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देना, उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देना। दैट इज द वन फैक्टर। पॉइंट नंबर 2, अवसरवादी राजनीति, अवसरवादी राजनीति, अवसरवादी राजनीति का सहारा लेते हुए, अवसरवादी राजनीति का सहारा लेते हुए, अवसरवादी राजनीति का सहारा लेते हुए जर्मनी में विभिन्न वर्गों को, कुछ न कुछ, जर्मनी में विभिन्न वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन देना, जर्मनी में विभिन्न वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन देना, विभिन्न वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन देना। कई बार उसके द्वारा दिए गए आश्वासन, कई बार उसके द्वारा गए आश्वासन, दिए गए आश्वासन में परस्पर विरोधाभास, दिए गए आश्वासन में परस्पर विरोधाभास, उसके द्वारा दिए गए आश्वासन में परस्पर विरोधाभास। तो राजनीति का सहारा लेते हुए जर्मनी विभिन्न वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन
देना, कई बार उसके द्वारा दिए गए आश्वासन में परस्पर विरोधाभास भी, मतलब परस्पर विरोधाभास भी उसके आश्वासन में निकल गया कई बार। अब देखो, अब एक तरफ से वो पूंजीपतियों को आश्वासन दे रहा है कि हम मजदूरों की हड़ताल से आपको बचाएंगे, और वहीं पर मजदूरों को आश्वासन दे रहा है कि हम तालाबंदी से आपकी रक्षा। तो बताइए, परस्पर विरोधी आश्वासन है कि नहीं? तो उसने दोनों वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा, तीसरा, यहूदियों यहूदियों साम्यवादियों यहूदियों साम्यवादियों एवं जेसुइटों जेसुइटों के विरुद्ध घृणा फैलाना। जेसुइटों के विरुद्ध घृणा फैलाना, मतलब यहूदियों साम्यवादियों जेसुइटों के विरुद्ध घृणा का भाव भी उसने फैलाया। तो दैट इज ऑल्सो फैक्टर। और पॉइंट नंबर 4, पहले मुसोलिनी की तरह पहले मुसोलिनी की तरह म्यूनिख में तख्ता पलट का प्रयास, परंतु विफल होने पर, पहले मुसोलिनी की तरह म्यूनिख में तख्ता पलट का प्रयास, परंतु विफल होने पर फिर प्रजातांत्रिक पद्धति का सहारा लेकर आगे बढ़ना। प्रजातांत्रिक पद्धति का सहारा लेकर आगे बढ़ना। देखो, ये घटना क्या है, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना हुई। आपको आश्चर्य होगा कि पहले हिटलर के लिए आदर्श पुरुष मुसोलिनी था। हिटलर अपना रोल मॉडल उसे मानता। अब मुसोलिनी ने सत्ता कैसे इटली में पाई थी, मैं आपको बताऊं। मुसोलिनी ने सत्ता इस प्रकार से पाई थी कि मुसोलिनी ने पहले अवसरवादी नीति अपनाई। अवसरवादी नीति का मतलब है कि पहले मैंने आपको मुसोलिनी के बारे में जो बताया था कि संदेश राजनीति, तो मुसोलिनी ने क्या किया, यहीं पर एक बिंदु है जिसको मैं आपको यहीं पर नोट करवा देता हूँ। ये पॉइंट आप, अच्छा, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 8 6 बना लीजिए। 6 नहीं, कि 1900 के चुनाव में 1921 के चुनाव में मात्र 35 सीटें, आपको याद नहीं रहेगी 35 सीटें, मतलब केवल आप लिख दो, मैं इसको और शॉर्ट कर दूंगा। 1921 के चुनाव में सफलता नहीं, अतः 1922 में 50,000 चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ रोम की ओर मार्च विक्टर इमैनुअल द्वितीय की सरकार, झुक गई, द्वितीय तो पहले ही झुक गई, एवं उसे प्रधानमंत्री का पद मिला। विक्टर इमैनुअल द्वितीय की सरकार झुक गई एवं उसे प्रधानमंत्री का पद मिला। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कैसे मिला, वो योग्यता से नहीं मिला, चुनाव से नहीं मिला, बल प्रयोग से। 1922 में सिर्फ 50,000 ब्लैक सर्टिफिकेट, जिसके वॉलंटियर्स, उसको लेकर के रोम की यात्रा शुरू की, रोम का मार्च शुरू किया। रोम के मार्च से घबरा गई विक्टर इमैनुअल तृतीय, वहाँ का शासक था। वह, उसे लगा कि अरे तो सिविल वॉर छिड़ जाएगा, गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, तो गृहयुद्ध के भय से वो झुक गए, उसको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर उसको इन्विटेशन मिल गया। तो ये जो सफलता मुसोलिनी को मिली थी, उससे हिटलर को भी प्रेरणा मिली थी। और उसी क्रम में मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि हिटलर 1923 में
इस घटना के 1 वर्ष के बाद हिटलर ने, मैंने अपने बुकलेट में दिया हुआ है, बुक में मैंने डिटेल, मैंने जो मैं आपको जो स्टडी मटेरियल दिया उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ तो मैं इतना चाहता हूँ कि इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में फुट-फुट के भी रह जाएँ, कि जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में उसे रिकॉल कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होगी कि हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका आपका ये जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, तो उसमें अगर आपका सब्जेक्ट है तो कोई बात ही नहीं है, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें उतनी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो वहाँ पे क्वेश्चन देखो तो उस आधार पर लिख दो। और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो हमने दोहरा उद्देश्य रखा है, कि इसके थ्रू आपको जनरल स्टडीज़ के जो बाकी पार्ट हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। तो अब प्रजातांत्रिक पद्धति का सहारा लेकर आगे बढ़ना। अब हिटलर ने जैसे 1923 में उसने क्या किया कि मुसोलिनी के कदम पर चलते हुए उसने म्यूनिख नामक स्थान पर जर्मन सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास किया। लेकिन आफ्टर ऑल जर्मनी इटली की तुलना में ज़्यादा पावरफुल नेशन था। जर्मनी में उसकी राजनीति नहीं चल सकती थी, तो उसने इटली में चला मुसोलिनी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसका वो तख्ता पलट का प्रयास विफल हो गया, उल्टा वो गिरफ्तार हो गया। जो काम उसने किया था उसके लिए उसको मृत्युदंड मिलना था, आप समझ सकते हो। लेकिन उस समय जर्मनी में राष्ट्रवाद इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी कि वो नौकरशाही, न्यायपालिका, सेना से लेकर और के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न भागों में वो उग्रवाद की भावना फैल चुकी थी। तो संयोग से जिस जज को उसे ट्रायल करने के लिए दिया गया था, वह जज भी हिटलर का एक भक्त हुआ करता था। वह हिटलर का एक फैन था, वो हिटलर के उस नाज़ीवादी पार्टी और उसके नाज़ीवादी कार्टून का बहुत बड़ा समर्थक था। जब हिटलर को डॉक में लाया गया था, तो कहा जाता है कि वो डॉक में खड़ा हो, वो जज खुद खड़ा हो गया चेयर पर और कहा कि आप हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं, और आज हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन आपका ट्रायल का दायित्व मेरे मत्थे सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन जब दायित्व मेरे ऊपर पड़ गया है, तो दायित्व तो मुझे निभाना होगा, लेकिन मेरी कोशिश यह होगी कि आपको कम से कम सजा। और मात्र 1 वर्ष की सजा उसे दी। 1923 से 24 तक वह जेल में रहा था, और उस समय को भी उसने बर्बाद नहीं किया। लेकिन उसी समय में उसने अपना वो प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी, जिसको आपने मैन कैम्प नाम सुना होगा, मेरा संघर्ष, हिटलर ने लिखा, और उसने उसमें आगे की रणनीति दी। तो यह, लेकिन हाँ, उस घटना के बाद उसने सबक लिया और उसने यही निर्णय लिया कि अब हमें प्रजातांत्रिक तरीकों से ही आगे बढ़ना है। लेकिन वह उसने यह भी तय कर लिया था कि हम भले ही प्रजातांत्रिक तरीके से आगे तो बढ़ेंगे, परंतु एक बार सरकार में आ जाने के बाद हम उस सरकार को ही, उस सीढ़ी को ही ध्वस्त कर देंगे, जिस सीढ़ी के सहारे हम आगे आएंगे। तो मतलब उसकी पूरी तरह से वेल प्लान यह चीज़ थी। अब देखिए, पॉइंट इतने चाहोगे ना, एक पॉइंट और साइड पे देता हूँ। फिर भी फिर भी फिर भी नाजी पार्टी, नाजी पार्टी को वास्तविक सफलता, नाजी पार्टी को वास्तविक सफलता, नाजी पार्टी को वास्तविक सफलता, सफलता 1929-30 की आर्थिक मंदी, 1929-30 की आर्थिक मंदी के पश्चात मिली, के पश्चात मिली, जब वाइमर गणतंत्र, वाइमर गणतंत्र विफल हो गई, वाइमर गणतंत्र विफल हो गई। जिस समय मैंने आपको पेरिस शांति सम्मेलन बताया था, उसी समय मैंने आपको वाइमर गणतंत्र से परिचय कराया। एक्चुअली वाइमर नामक स्थान पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हुआ, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, उस नए संविधान के आधार पर जो सरकार की स्थापना हुई थी, उस सरकार को वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो यही एक पॉपुलर फॉर्म, जिसे आप वाइमर गणतंत्र करते हैं, उसका पॉपुलर फॉर्म है, उसका नाम वास्तविक नाम है, दैट इज कॉल्ड वाइमर गणतंत्र। इस प्रकार से उसने वाइमर गणतंत्र की स्थापना की, सॉरी, जर्मनी में हुई। अब वाइमर गणतंत्र अपने कार्य का संचालन कर रहा था। हालांकि वाइमर गणतंत्र की तो सबसे बड़ी कमजोरी यही सिद्ध हुई, तो वर्साय की अपमानजनक संधि के साथ उसका नाम जुड़ गया, जिन्हें पीछे बता दिया, और मित्र राष्ट्रों की भूल हुई, जिस कारण आगे उनका इसका खानराजा भुगतना पड़ा। हिटलर आरंभ से उसके अगेंस्ट में नाजी पार्टी दुष्प्रचार करता रहा कि अरे यही वर्साय की अपमानजनक संधि की विरोध। फिर भी वाइमर गणतंत्र किसी प्रकार से जर्मनी में सरकार का संचालन कर रहा था। लेकिन जब 1929-30 की जब आर्थिक मंदी आई, जिस कारण से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो अब उस सरकार के लिए अब संचालन कठिन हो गया। तो वैसे ही उसका फायदा हिटलर ने उठाया, और पहली बार 1933 में उसकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और 1933 में चांसलर के पद पर हिटलर की स्थापना। अब क्या हुआ कि उस समय वाइमर गणतंत्र में जो प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट का नाम था हिडेनबर्ग। तो हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर के पद पर आमंत्रित किया, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, और हिटलर का जो सबवर्सिव पावर था, उसका जो विनाशक शक्ति थी, उससे वो अवगत नहीं था। तो उसने हिटलर को इन्वाइट कर दिया, और फिर हिटलर उस सत्ता में आया, और आने के बाद उसने प्रजातंत्र को ध्वस्त कर दिया और पावर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि देखो, वाइमर गणतंत्र में आज भी अपने संविधान में आप याद करोगे कि अनुच्छेद 352 है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान, वह जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से प्रेरित। तो बताया जाता है कि जर्मनी का जो वाइमर गणतंत्र था, एक अनुच्छेद 48 था, जिसको इन्वोक करके, जिसको की उपयोग करके कभी भी वहाँ पर उस गणतंत्र को समाप्त किया जा सकता था। हिटलर ने एग्जैक्टली वही किया सकता था। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको, वैसे तो आपको मैंने बुकलेट में अलग अलग दिए हैं, यहाँ पर मैंने जानबूझकर थोड़ा सा
ये तो मैंने एक कारण बताया, मुसोलिनी और हिटलर का सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम। तो हमने जानबूझकर दोनों के द्वारा जो उठाए गए कदमों से हमने समानता के बिंदु स्थिर कर ली, क्योंकि परीक्षा में जब आप जाओगे तो आप अगर सब कुछ भूल भी जाओगे तो कुछ कॉमन पॉइंट्स, चाहे आपको मुसोलिनी पर लिखना हो या हिटलर पर लिखना हो, तो आपको याद रहेगा। बाकी थोड़ा अगर डिटेल्स में देखना चाहो तो आपके पास तो हमने वो फ्रीडम दिया ही है, क्योंकि हमने आपको आफ्टर ऑल दिया है। किसने दिया? अब देखो, मैंने आपको एक तरह से बुकलेट में दिया हुआ है, और उसमें मैंने आपका जो नोट्स बनाया है उसमें हमने थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है, जो आपको जीएस में चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा ही करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम जानबूझ के कॉमन पॉइंट्स बनाते हैं कि सत्ता में आने के बाद क्या करें। अब मान लो अलग अलग व्यक्तियों को याद तो होंगे, इसलिए कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे। एक दलीय शासन पद्धति की स्थापना कर व्यक्ति विशेष के महिमा मंडन पर दिया। मतलब उसने क्या किया कि एक दलीय शासन की स्थापना कर दी, और एक व्यक्ति जैसे नाजी पार्टी और फांसी पार्टी उसमें जो नेता, यानी मुसोलिनी और हिटलर का महिमा मंडन, मतलब कलाकारों से, साहित्यकारों से, और कह सकते हो कि कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनसे अपेक्षा की गई वह मुसोलिनी और हिटलर का खुलकर महिमा मंडन करे और नाजी सरकार की बुरी हुई प्रशंसा। ये दोनों का था, मुसोलिनी और हिटलर का कौन था? सेना और न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया, मतलब सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया, न्यायपालिका पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया, बंदूक एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम दोनों ने मिलकर एक संपूर्ण फांसीवादी सरकार का निर्माण किया। जैसे देखो, एक फांसी दल की सरकार को स्थापित करने के लिए आपको आश्चर्य होगा कि इसमें क्या होता है कि एक इंडोक्ट्रिनेशन आवश्यक होता है। ये कहा जाता है बंदूक और पाठ्यपुस्तक, ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण संवादी सरकार, एक संपूर्ण फांसीवादी सरकार की स्थापना करती है। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करती है और उसके जरिए ये लोगों तक अपनी अति राष्ट्रवादी अपील पहुंचाती है। उसके जरिए ये लोगों तक अति राष्ट्रवादी अपील पहुंचाती है। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, यह भी एक फैक्टर के रूप में। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि सेना और न्यायपालिका पर नियंत्रण, मतलब एक दलीय शासन पद्धति की स्थापना कर व्यक्ति विशेष के महिमा मंडन पर बल दिया। सेना और न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया उन्होंने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया, बंदूक एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम दोनों ने मिलकर एक संपूर्ण फांसीवादी सरकार का निर्माण, संपूर्ण फांसीवादी सरकार। अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में लेकर रोजगार सृजन करने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में ले लिया और अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में लेकर एक रोजगार सृजन का वो प्रयास करता है बेहतर रूप में। ओके, हिटलर के नाजीवाद में गहराई तक यहूदी विरोध का स्वर नहीं था, परंतु मुसोलिनी में फांसीवाद ऐसा नहीं था, मुसोलिनी के फांसीवाद में ऐसा नहीं था। अब देखो, दोनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का प्रयास किया जाएगा। देखो, अब देखो हिटलर ने कम से कम 6 लाख लोगों को सेना में लिया, फिर उसने आर्मामेंट्स बनाने वाले फैक्ट्री बनाई, मतलब हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ स्थापित की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और फिर बड़ी संख्या में निर्माण कार्य, सड़कों का निर्माण और भी कुछ इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। तो बेरोजगारी की समस्या को तो हिटलर ने लगभग कह सकते हो कि उसने अंत ही कर दिया। इसके अलावा हिटलर ने एक मुसोलिनी ने 3 लाख युवाओं को उसने सेना में रख दिया। अब सवाल यह है कि लेकिन इसमें दिक्कत यह होती है कि अगर आप सैनिक खर्च को बढ़ाते हो तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था एक वॉर इकोनॉमी में तब्दील हो जाती है। वॉर इकोनॉमी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था अब युद्ध के लिए अनुकूल है, मतलब वो अर्थव्यवस्था युद्ध के लिए तैयार है। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपने पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए तैयार किया। वही मुसोलिनी और हिटलर ने किया, क्योंकि आप अगर वास्तव में अगर सैनिक तैयारी पर इतनी खर्च करोगे तो सेना को बैठा के तो नहीं रखोगे, उसको इन्वॉल्व करोगे, वॉर में हो जाएगी, उससे क्या होगा? एग्रेसिवनेस फैलेगा। अब एक यहूदी नाजीवाद में गहराई तक यहूदी विरोध का स्वर नहीं था, पहले तो है। मैं आपको बताऊंगा इसे महिलाओं को भी उसने डिग्रेड किया, जितने भी उच्च पद से उसे महिलाओं को हिटलर ने हटा दिया, या तो उनको अपदस्थ कर दिया गया या उन्हें कहा गया कि उनके तनख्वाह को कम कर दिया गया, और उनसे अपेक्षा की गई कि उसने शब्द दिया था, मैंने आपको मैटर में दिया, किंडर किफ्ट और कुछ। किंडर का मतलब है कि उनका काम है बच्चे पैदा करना, ताकि विशुद्ध आर्य बच्चे पैदा करके जर्मन नस्ल को बनाए रखें। दूसरा रसोई में काम करें, और तीसरा वो चर्च जाए। यही 3 उनका काम है। ये तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हो कि एक जेंडर इनइक्वालिटी का भाव को भी प्रोत्साहन दिया। यहूदियों सबसे बढ़कर, जो मैं आपको समानता के बिंदु में मैंने बताया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे जो हिटलर का जो विनाशपद, हालांकि मुसोलिनी और नाजीवाद के विरोध का स्वर मुसोलिनी में ऐसा नहीं है, वो हिटलर नहीं, लेकिन हाँ आगे चलकर हिटलर के प्रभाव में मुसोलिनी में ये तत्व आ जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, यहूदियों और जिप्सी कहते हैं, वो भी व्यापारी ही थे और एक तरह से घुमक्कर लोग थे, उनको जिप्सी बोलते थे। तो दोनों को उसने टारगेट किया, दोनों को उसने एक इंफीरियर रेस घोषित किया। अब आपको आश्चर्य होगा कि उसने यहूदियों के लिए जो घृणा फैलाई, और पहले तो उसने 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून बनाया था जर्मनी में, और वह कानून के तहत उसने क्या किया कि यहूदियों को बिल्कुल ही उसने वंचित कर दिया। तो पहला काम तो उसने नागरिकता से यहूदियों को वंचित कर दिया, और फिर उसने दूसरा काम, उसने अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप बनाए और गैस चैम्बर से बड़ी संख्या में यहूदियों को मरवाया। ये केवल जर्मनी में ही नहीं, हिटलर की सेना पूरे यूरोप में, मैं आपको द्वितीय विश्व में बताऊंगा, एक समय ऐसा आया कि हिटलर ऐसा लगा कि पूरे यूरोप को जीत लिया, और हिटलर की सेना जहां जहां गई वहां यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया, उन्हें मारा गया, यहूदियों और जिप्सियों को। लगभग 60 लाख यहूदियों और जिप्सियों को मौत का घाट उतारने का दायित्व उसके सिर पर आता है। और कई बार तो हिस्टोरियंस भी चकित रह जाते हैं कि ऐसा नेगेटिव व्यक्तित्व, ऐसा नकारात्मक व्यक्तित्व पैदा कैसे हो, इस नकारात्मक व्यक्तित्व को दुनिया ने बर्दाश्त कैसे किया। इस प्रकार से मैं आपको यह बताना चाहता कि हिटलर में एक यहूदी विरोधवाद का स्वर इतना प्रबल होकर उभरा है,
और सबसे बढ़कर यह भी एक आश्चर्य का विषय है, उसने लोगों के माइंड को कितना इंडोक्ट्रिनेट कर दिया था, लोगों को कहीं न कहीं नाज़ी विचारों से कितना उत्प्लावित कर दिया था उनके मस्तिष्क को। हिटलर के लिए न केवल सामान्य नागरिक, अशिक्षित लोग नहीं, बड़े-बड़े शिक्षित डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, यू कैन से साइंटिस्ट, पीएचडी होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स और मतलब हाईली एजुकेटेड पीपल। सो हिटलर की इस नाजीवादी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि गैस चैम्बर में लाखों की संख्या में यहूदियों और जिप्सियों को मारने वाले तो जर्मन ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग शामिल थे? तो वो जर्मनी के वो एजुकेटेड पीएचडी डिग्री होल्डर्स और बड़े-बड़े एजुकेटर्स भी शामिल थे। मतलब इतना नहीं हिटलर ने उनके दिमाग को इंडोक्ट्रिनेट कर रखा है। उसने जो पावर को उसमें एन्जॉय किया है वो अनपैरेलल है। और आपको आश्चर्य होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर हारने लगा, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध वो हो रहा था, जर्मन सेना पीछे हट रही थी, जर्मनी दोनों तरफ से दबी, उधर सोवियत रूस और इधर से पश्चिमी शक्तियां दोनों जब जर्मनी को दोनों तरफ से जब पीछे हटाती हुई आगे बढ़ रही थी, उस संकट की घड़ी में भी हिटलर के अगेंस्ट में विद्रोह का एक स्वर नहीं था। और वह बंकर में उसने जब आत्महत्या कर ली, तब जाकर जर्मनी में समर्पण किया। उसकी जनता तक ने विद्रोह उसके अगेंस्ट में नहीं किया, जबकि जर्मनी का इतना डिवास्टेशन हुआ, क्या उसने लोगों के दिमाग पर अपना प्रभाव डाला? तो ये आप देखोगे जो इंटरनल रेजिमेंटेशन ऑफ पावर है। अब उसके विदेश नीति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 सरकारों, जैसे आप 3 सरकारों की विदेश नीति को देखोगे, तब आपकी व्याख्या होती है, और वह व्याख्या होती है मुसोलिनी। हिटलर, हिटलर और इधर देखिए जापान की सरकार, मुसोलिनी, मुसोलिनी, हिटलर एवं जापान की सरकार, ये 3 बड़ा हुए। तो मुसोलिनी, मुसोलिनी, हिटलर एवं जापान की सरकार, ये 3 अलग-अलग, इन तीनों पर हम लोग गौर करेंगे। तो मुसोलिनी, हिटलर और जापान की सरकार, इन तीनों पर गौर करो। इन तीनों की विदेश नीति सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। अब ये तीनों का क्या है कहानी? मुसोलिनी का यह है कि इसने एवं एडियाटिक क्षेत्र, एडियाटिक क्षेत्र एवं अफ्रीका में विस्तार का लक्ष्य, अफ्रीका में विस्तार करने का लक्ष्य, अफ्रीका में विस्तार करने का लक्ष्य, एडियाटिक क्षेत्र एवं अफ्रीका में विस्तार करने का लक्ष्य, एक फैक्टर रखना। या तो इसकी घोषित नीति थी, अगर वह वो नहीं करता तो इटली में सर्वाइव ही नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह बताऊंगा कि 1933 में इसमें हिटलर के उद्भव के पश्चात, 1935 में हिटलर के उद्भव के पश्चात एवं इटली के बीच निकटता, इटली के बीच निकटता, फ्रांस एवं इटली के बीच निकटता। बताया जाता है 1933 में हिटलर का उद्भव हुआ, तो हिटलर के उद्भव के बाद फ्रांस और इटली के बीच एक प्रकार की निकटता हो गई, क्योंकि उसमें ऐसा था कि उधर मुसोलिनी उस समय हिटलर के कैंप में नहीं था, हिटलर से उसकी दूरी थी। और अब अगर आप लोकेशन देखोगे उसमें यूरोप का मैप, तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि यह वह टाइप है, जैसे आप यह मान के चलिए यह है जर्मनी और यह है फ्रांस, फ्रांस, तो यहीं से निकलता है इटली, और ये हुआ चेकोस्लोवाकिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ये इधर आप देखोगे पोलैंड है, ये देश किस तरफ थे। तो सवाल यह है कि भविष्य में खतरा था कि कहीं जर्मनी इन देशों पर पूर्वी सीमा को हिटलर तोड़े ना, चेकोस्लोवाकिया पर, पोलैंड पर, यूगोस्लाविया और बाकी क्षेत्रों पर अपना निशाना नहीं। यह डर पहले से था। तो क्या हुआ कि फ्रांस, जब यहाँ पर हिटलर का उद्भव हुआ, तो फ्रांस ने कहीं ना कहीं इटली के निकट आया, और यहाँ पर इसका प्रधानमंत्री का नाम था लोवाल, और इटली का प्राइम मिनिस्टर तो मुसोलिनी था ही। 1933 में लोवाल मुसोलिनी पैक्ट हुआ, और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। आपको आश्चर्य होगा कि जर्मनी के जो पड़ोसी देश थे उधर पूरब में, उससे सुरक्षा की गारंटी स्वयं मुसोलिनी ने दी कि भविष्य में अगर जर्मनी आक्रमण करता है तो इटली भी फ्रांस के साथ खड़ा होगा। ये फ्रांस की बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण मैं 6-7 कारणों की चर्चा करूंगा, उसमें कारण बताऊंगा कि सबसे बड़ी समस्या उसमें यह आती थी कि स्वयं ब्रिटेन मुसोलिनी के व्यवहार से खुश नहीं, और ब्रिटेन और फ्रांस का परसेप्शन अलग अलग। ब्रिटेन यूरोपीय शांति का बड़ा खतरा मुसोलिनी को मानता था, तो फ्रांस जर्मनी को। अब मुसोलिनी ने क्या किया, आपको आगे सूचना मिलती है कि मुसोलिनी ने क्या किया। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो मुसोलिनी ने अक्टूबर 1935 में, अक्टूबर 1935 में अफ्रीका में
इथियोपिया पर हमला, अफ्रीका में इथियोपिया पर हमला, अफ्रीका में इथियोपिया पर हमला, फिर राष्ट्र संघ के द्वारा, फिर राष्ट्र संघ के द्वारा, राष्ट्र संघ के द्वारा द्वारा इटली के विरुद्ध, इटली के विरुद्ध विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी लाया जाना, नाकेबंदी लाया जाना, विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी लाया जाना। 1935 में अफ्रीका में इथियोपिया पर हमला, फिर राष्ट्र के द्वारा इटली के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी लाया जाना। इसी क्रम में उन्नीका हिटलर के करीब, मुसोलिनी का हिटलर के करीब, मुसोलिनी का हिटलर के करीब, इसी क्रम में मुसोलिनी का हिटलर के करीब। क्योंकि देखो अब हुआ क्या कि अक्टूबर 1933 में मुसोलिनी ने एक आक्रामक नीति अपना ली, अफ्रीकी से इथियोपिया पर हमला कर दिया। अब ब्रिटेन बहुत गुस्सा था, फ्रांस को तो मुसोलिनी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन फ्रांस अकेला तो उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि फ्रांस भी एक रिस्पॉन्सिबल पावर था, एक उत्तरदायी शक्ति था, और ब्रिटेन के साथ मिलकर यूरोपीय व्यवस्था में लगा हुआ था। जब मुसोलिनी ने यह कदम उठाया तो तुरंत ब्रिटेन ने इस मामले को राष्ट्र संघ में लाया, लीग ऑफ नेशंस में, और लीग ऑफ नेशंस में इसके विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी लाई। फ्रांस को मजबूरी में ब्रिटेन के साथ वोटिंग करनी पड़ी। हिटलर ने इस स्थिति का फायदा उठाया, हिटलर ने तुरंत मुसोलिनी के साथ सहानुभूति दिखाई, और मुसोलिनी के द्वारा जो इथियोपिया का क्षेत्र पर कब्जा किया गया था उसको उसने तुरंत मान्यता दे दी, और फिर मुसोलिनी की सहायता में कुछ हथियारों का निर्यात किया। और इसका स्वाभाविक परिणाम हुआ कि अब मुसोलिनी हिटलर के कैंप में आ गया। 1936 में मुसोलिनी ने बर्लिन की यात्रा की और हिटलर ने रोम की यात्रा की, तो रोम बर्लिन घूरी, रोम बर्लिन एक्सिस उसी समय। अब यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो अब हिटलर की विदेश नीति तो अपने आप में बड़ी दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि उसमें कई पहलू है, तो इसीलिए मैंने आपको इसमें भी विदेश नीति का उद्देश्य में देखो, हालांकि उद्देश्य डायरेक्ट यहाँ से नहीं जुड़ता है, लेकिन चलो वर्साई की संधि के अपमानजनक प्रावधानों का उल्लंघन कर जर्मनी का खोया सम्मान वापस लाना, उसने घोषित रूप में उद्देश्य बताया था कि वर्साई की संधि के जो अपमानजनक प्रावधान है उसका उल्लंघन कर हम जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस लाएंगे, तो एक फैक्टर की घोषणा करता है। दूसरा वो कहता है कि यूरोप के जर्मन बहुल जनसंख्या वाले विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर बेहद जर्मनी का निर्माण, मतलब कि यूरोप के जर्मन बहुल जनसंख्या वाले विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर बेहद जर्मनी का निर्माण, मतलब क्या कि जो यूरोप के जर्मन बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर अधिकार कर बृहद जर्मनी का एक एजेंडा, इसका प्रोपेगेंडा वैल्यू कि जहां जहां जर्मन जनसंख्या वहां विस्तार करेंगे सबको मिलाकर बृहद जर्मनी का निर्माण करेंगे। एक टर्म आता है ग्रेटर राइक, यानी बृहद जर्मनी, राइक कहते हैं जो जर्मनी का राइक स्टैग वहाँ का एक जो संसद हुआ करती थी पार्लियामेंट, उसी को राइक बोलते हैं। तो इसमें राइक की अवधारणा है, जैसे उसने हिटलर ने कहा कि प्रथम राइक, जो प्रथम जो जर्मन साम्राज्य था वह साम्राज्य, उसने कहा कि विलियम कैसर का वह साम्राज्य, उसने कहा कि रोमन साम्राज्य वो पवित्र रोमन साम्राज्य था, दूसरा विलियम कैसर का साम्राज्य था सेकेंड राइक, और थर्ड राइक उसने कहा तो हमारा साम्राज्य। तो लेवेनसॉर्म का मतलब क्या अवधारणा के तहत जर्मन लोगों को बसाने के लिए पूरब की तरफ विस्तार कर यूराल पर्वत तक का भूभाग प्राप्त करना चाहता था। मतलब वह चाहता था कि पूरब की तरफ, मैंने उसने घोषित की कि भाई हम पूरब की तरफ यूराल पर्वत तक विस्तार करेंगे, पूरब में यूराल पर्वत तक विस्तार करेंगे और 100 मिलियन अतिरिक्त जनसंख्या को हम बसाएंगे। जो तो इसका प्रोपेगेंडा वैल्यू है, इसका प्रोपेगेंडा है, ये एक्चुअल नहीं है। तो देखो आज मैं यहाँ तक ही छोड़ता हूँ आपको, क्योंकि हिटलर की विदेश नीति से होते हैं, उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर जाना है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर की घटनाक्रम बतानी है, फिर कैसे जर्मनी ने सरेंडर किया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के आगे फिर बढ़ोगे तो फिर तुम्हारे टॉपिक की दिशा बदल जाएगी। इसलिए हम द्वितीय विश्व युद्ध तक कल रहेंगे, क्योंकि एक लंबा सा टॉपिक है, तो इसको मैं आज यही आसानित करता हूँ, फिर आपसे कल। सो आई सी यू टुमारो। थैंक यू।